हेलो फ्रेंड्स, आपका एफ एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज से बटेट के न्यू टॉपिक में जो क्वेश्चन बाल विकास से आ चुके हैं उसी पर हम प्रकाश डालेंगे और इसी तरीके से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं उससे हम आगे चलेंगे, है ना। एडवांस तरीके से हम उसको समझेंगे। और जो फ्रेंड्स नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, गेने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है ना। गेने के अधिगम का जो सोपान है उसका सही क्रम क्या है। गेने ने जो अधिगम का सोपान बताया है वो सरल से कठिन बताया है, तो आपको वो क्रम पता होना चाहिए। तो सही क्रम क्या होगा? पहला है नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान। ठीक है। दूसरा है संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, नियम अधिगम। सी है संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान। और नेक्स्ट है नियम अधिगम, समस्या समाधान, संप्रत्यय अधिगम। तो इसका जो सही क्रम होगा वो सी है, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान। तो इसको देखते हैं। गेने ने सीखने को 8 वर्गों में वर्गीकृत करते हुए उन्हें एक अधिगम सोपानकी के रूप में प्रस्तुत किया। इस अधिगम सोपानकी के 8 वर्गों में एक स्पष्ट अंतर्निहित क्रम निहित है और अगला जो क्रम है पिछले क्रम से उच्चतर अथवा जटिलतर होता जाता है। अब आपको 8 क्रम हम दिखा रहे हैं। सबसे पहला क्रम आप यहाँ देख सकते हैं, संकेत अधिगम, जो सबसे आसान सरल शुरुआत का है। उसके बाद उससे टफ उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है। उसके बाद श्रृंखला अधिगम है, फिर शाब्दिक अधिगम है, फिर बहु विभेद अधिगम है, संप्रत्यय अधिगम है, नियम अधिगम है और समस्या समाधान अधिगम है। तो सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ से है। तो इसमें इसका जो क्रम होगा संप्रत्यय, नियम और समस्या समाधान अधिगम से है। इसलिए आपको ये सब कुछ जानना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। यहाँ से सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। तो इसमें इसका आंसर होगा अनुवादन, प्रदीप्ति, उद्भवन और आयोजन। तो इसका आंसर होगा उद्भवन। ठीक, उद्भवन आज पर प्रकाश डाला है। देखिए, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है वह अवस्था उद्भवन कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति सूचना के बारे में चेतन रूप में चिंतन करना छोड़ देता है, परंतु अचेतन रूप से समस्या के बारे में सोचता रहता है। उद्भवन काल में कोई नई सूचना, नया ज्ञान अथवा अनुभव भंडार में जमा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षमताएं विकसित करना, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना और एक अच्छा शिक्षक बनना। तो इसमें है चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है चुनौतियों और मांगों के अनुसार योग्यता विकसित करना। जीवन कौशल अनुकूली तथा सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं हैं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों में प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाती हैं। ये जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं तथा उनमें सुधार भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपको अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताना है। ए है फ्रायड, बी है क्लार्क एल हल,
सी है मैकडूगल और डी है मॉर्गन। तो इसका आंसर होगा मैकडूगल। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। ठीक है, मैकडूगल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में किया था। सिगमंड फ्रायड ने अभिप्रेरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक, क्लार्क एल हल ने अभिप्रेरणा के प्रलोभ न्यूनता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जबकि मॉर्गन का संबंध प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरों को पसंद करता है, दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है और हमेशा धारा में रहता है। तो इसका आंसर होगा दूसरों की परेशानियों को समझता है। तो सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है। किसी व्यक्ति की ऐसी संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं जो दूसरे लोगों पर केंद्रित होती हैं या जिसका रुझान दूसरे की तरफ होता है, जिसे करुणा की अनुभूति, हमदर्दी और चिंताएं शामिल होती हैं, उसे सहानुभूति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष, ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष, ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष। तो होता है धनात्मक एवं प्रत्यक्ष है। पुरस्कार धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है। पुरस्कार प्राप्त करना एक आनंददायक तथा सुखद अनुभूति है, जिसके द्वारा वांछित कार्यों को आनंददायक, आकर्षक तथा पुनरावृत्ति योग्य बनाया जाता है तथा साथ ही पुरस्कार किसी व्यक्ति को तत्काल और प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। पुरस्कार दो प्रकार के भौतिक पुरस्कार तथा सामाजिक पुरस्कार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष से प्रभावित हुआ? है ना, तो ये प्रभावित हुआ 2010 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित है, जिसका अर्थ है उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6 से 14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 है मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह विचार दिया गया किसके द्वारा? अरस्तु द्वारा, ह्यूम, अर्धन द्वारा और हॉफडिंग द्वारा। तो इसका होगा अर्बन होगा, है ना। तो यहाँ पर अर्धन लिखा हुआ है तो अर्धन होना चाहिए, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है। तो अर्बन महोदय ने मूल्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं को तुष्टि करे। मूल्य के लिए अंग्रेजी में वैल्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसकी लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी वस्तु की कीमत गुण या उपयोगिता को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जिनमें से कौन एक सामाजिक प्रेरक है? तो इसमें आत्मगौरव होना चाहिए, है ना। आत्मगौरव टाइपिंग में मिस्टेक है, आत्मगौरव है। तो सामाजिक अभिप्रेरक सामाजिक मान्यताओं, संबंधों, परिस्थितियों, आदर्शों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रतिष्ठा, सुरक्षा, संग्रह, आत्मगौरव आदि भोग, प्यास जन्मजात अभिप्रेरक हैं, जबकि प्रेम जैविक अभिप्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? सृजनात्मकता, व्यक्तित्व विकास, नवीनता, जागरूकता। तो ये है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का मतलब अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। डेवहल ने सृजनात्मकता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मायर ने, पार्सन्स ने, हॉक ने, ब्रेवर ने। तो इसको पार्सन्स ने किया था। अमेरिका में व्यावसायिक निर्देशन का सूत्रपात बोस्टन के फ्रैंक पार्सन्स ने किया, जिन्होंने सन 1905 तथा 1906 में
बैंड विनर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना करके योजनाबद्ध तरीके से व्यवसाय संबंधी निर्देशन का कार्य प्रारंभ किया। सन 1908 में पार्सन्स ने लोगों के सहयोग से बोस्टन में वोकेशन ब्यूरो की स्थापना की तथा 1908 में ब्यूरो के डायरेक्टरों के समक्ष अपनी प्रथम और अंतिम रिपोर्ट में व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग करते हुए स्वयं को डायरेक्टर तथा व्यावसायिक परामर्शदाता के रूप में उल्लेख किया। नेक्स्ट है एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? सच्चाई, सफाई एवं सच्चाई, श्रम समानता एवं सहयोग, उपयोग सभी। तो इसका आंसर होगा सभी। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में समानता एवं सहयोग को स्वीकार किया है। यहाँ समानता से तात्पर्य सामान्य तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने से है तथा सहयोग से तात्पर्य सभी व्यक्तियों एवं शिक्षकों के बीच सामाजिक अंतः प्रक्रियात्मक व्यवहार को सुदृढ़ करने एवं सहयोगात्मक व्यवहार को विकसित करने से है। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में सफाई एवं सच्चाई तथा श्रम जैसे मूल्यों को भी स्वीकार किया है ना, तो सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? तो शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो ए डी जो है एक गलत है ना, ए डी गलत है, बाकी सब सही है, ए बी सी तीनों सही हैं। जैसे शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो खेल के मैदानों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, वाचनालयों, संगोष्ठियों या अन्य वास्तविक परिस्थितियों में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है समाज विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना और अध्यापकों का विकास करना। तो इसका उद्देश्य है नामांकन संख्या बढ़ाना। जैसे प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रमों का प्रारंभ 15 अगस्त 1955 को हुआ। इसके बाद इसके मुख्य उद्देश्य निम्न है: बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, बच्चों में नामांकन संख्या बढ़ाना, ग्रीष्म अवकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता करना। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। तो इसके सिद्धांत के प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक। इसमें कहा गया कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया। इवान पी पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का और बी एफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत तथा कोहलर ने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ना। इसको अलग से हम पढ़ेंगे क्या क्या कहा है डिटेल में। नेक्स्ट देखते हैं पढ़ने और लिखने की अक्षमता को डिसलेक्सिया कहा जाता है। डिसलेक्सिया पढ़ने तथा लिखने से जुड़ी एक खास विकलांगता है। नेक्स्ट जिसका असर पढ़ने और भाषा को समझने पर पड़ता है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों को पढ़ने लिखने, स्पेलिंग लिखने या बोलने में कठिनाई होती है। किसने कहा कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो इसमें है E.M. रोजर्स ने कहा है। E.M. रोजर्स ने नवाचार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। नवाचार पाठ्यक्रमों में गुणात्मक परिवर्तन, सुधार से लेकर शिक्षण पद्धति एवं शाला प्रबंधन तथा जन समुदाय की शाला में सहभागिता के तरीकों से संबंधित हो सकता है। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? तो इसमें है हार्टोंग समिति। तो ब्रिटिशकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में हंटर कमीशन 1882, लॉर्ड कर्जन 1898 से 1905 तक थे। तो ये लॉर्ड कर्जन का भी टाइम था।
हार्टोंग समिति जो 1927 से 29 में प्राथमिक शिक्षा की समस्या पर विचार कर उनकी समस्याओं के समाधान की रूपरेखा को तैयार किया। हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत में एक बड़ी संख्या में छात्र प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना प्राथमिक शिक्षा से हट जाते हैं, इसलिए उन्हीं बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए जो उनके योग्य हों। परम शून्य स्थिति वो होती है जो आनुपातिक स्केल में है। आनुपातिक स्केल में आंतरिक संकेत के आनुपातिक स्केल में अंतरित स्केल के सभी गुणों के साथ साथ परम शून्य या वास्तविक शून्य की संकल्पना निहित रहती है। परम शून्य वह स्थिति है जिस पर कोई गुण पूर्ण रूपेण अस्तित्व विहीन हो जाता है, जैसे लंबाई, भार या दूरी का मापन आनुपातिक मापन है। नेक्स्ट है पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? तो पूर्व विज्ञान है ना। पाठ प्रस्तावना कौशल का जो मुख्य घटक है वो है पूर्व विज्ञान से संबंध, प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति और शैक्षिक साधनों का चयन और आंतरिक ज्ञान से तुलना, प्रश्नों में तारतम्यता, उद्दीपन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी 2005 में। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा सन 2005 में प्रस्तुत की गई। इसके मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी चिंतन से जोड़ा जाए। दूसरा, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। तीसरा है पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित हो। और चौथा है कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। और पांचवा है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्रदान करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। ये परिभाषा वेलफेयर ग्राह द्वारा दी गई थी। तो वेलफेयर ग्राह ने शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए की गई थी। तो भारतीय पुनर्वास परिषद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1986 में स्थापित किया गया था। सितंबर 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके द्वारा यह एक सांविधिक निकाय के रूप में 22 जून सन 1993 को अस्तित्व में आई। इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो निम्न हैं। देश भर में सभी प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण एवं नियमन करना, दिव्यांगों के पुनर्वास के संदर्भ में देश में और देश के बाहर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने वाले प्रशिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों को मान्यता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है मस्तकाधोमुखी नियम और निकट से दूर का नियम, यानी दोनों को सम्मिलित करता है। विकासात्मक दिशा का नियम दोनों को सम्मिलित करता है, यानी विकासात्मक दिशा के नियम को विकास क्रम का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अंतर्गत मस्तकाधोमुखी नियम तथा निकट से दूर का नियम दोनों को सम्मिलित होते हैं। दोनों नियम सम्मिलित होते हैं। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम का अर्थ है कि सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, फिर धड़ क्षेत्र तथा सबसे अंत में पैर क्षेत्र में शरीर के अंगों का विकास होता है। इसी प्रकार निकट से दूर के विकास क्रम के अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। निश्चय मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय और सांस्कृतिक। तो इसके जो कारक हैं वो है सांस्कृतिक। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सांस्कृतिक कारक है। मार्गरेट मीड अमेरिका की सांस्कृतिक
नृवैज्ञानिक थीं। सैद्धांतिक रूप से मीट का विमर्श अपनी सहयोगी विद्वान और मित्र रूथ बेनेडिक्ट की ही तरह मनोवैज्ञानिक मानवशास्त्र की श्रेणी में आता है। मानवशास्त्र की इस प्रवृत्ति को कल्चर एंड पर्सनालिटी के नाम से भी जाना जाता है। मीट की दिलचस्पी व्यक्ति पर पड़ने वाले सांस्कृतिक प्रभावों के अध्ययन पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि के जनक हैं लुई ब्रेल। तो ब्रेल लिपि विश्व भर में नेत्रहीनों के द्वारा पढ़ने और लिखने में छू कर व्यवहार में लाया जाता है। इस लिपि का आविष्कार 1921 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। ये अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन इवान पी पावलोव ने किया था। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। पावलोव वास्तव में रूस के एक शरीर वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन क्रिया की दहकी का गहन अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक गाल्टन ने लिखी थी। तो हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक फ्रांसीसी गाल्टन द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। फ्रांसीसी गाल्टन जीव सांख्यिकी के संस्थापक माने जाते हैं। फ्रांसिस गाल्टन यह जानना चाहते थे कि पिता से पुत्र में और फिर पौत्र में इसी भांति पीढ़ी दर पीढ़ी किसी गुण विशेष का संचरण किस प्रकार होता है। उन्होंने 2 नियमों का प्रतिपादन किया। एक है पैतृक वंशानुक्रमण का नियम, दूसरा है वंश अवनति का नियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? ए है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट। नेक्स्ट है उपयोग सभी, तो इसका आंसर होगा सभी। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नवत हैं: अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, वंशानुक्रम, शुद्ध हवा तथा प्रकाश, यौन विभेद, पारिवारिक परिस्थितियाँ और संस्कृति। तो प्यारे दोस्तों, अब तक मैंने कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने रिपीट किए, उसके आंसर को एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पेशलाइजेशन लाने जा रहा हूँ। नए नए टॉपिक को आपको शेयर करूँगा और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उससे एडवांस चीज़ें भी आपको बताऊँगा। तो आप सब लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसको पढ़ सकते हैं। आपको जो कोचिंग के लुभावने सपने दिखाए जाते हैं तो उस पर आपको नहीं जाना है, बल्कि अपने पैसे को बचाना है। सभी लोग पैसे के लिए, बिजनेस के लिए सब काम कर रहे हैं, है ना। तो ये कोचिंग एक इंडस्ट्री बन गई है, तो आप लोग कोचिंग इंडस्ट्री से दूर रहें। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको जो भी साधन उपलब्ध हैं वो आप पढ़ते रहें और मेरे चैनल से भी आप कुछ सीखते रहें, पढ़ते रहें। अगर कोई अब चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट भी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ आपको पहले मिले। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें और अपना सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड नाइट।